मुख्यमंत्री जी की पहल पर एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और इसके सूत्रधार खुद मुख्यमंत्री जी है। प्रसंग राज्यसभा के चुनाव का है और पिछले कई दिनों से अनेक बार अनर्गल सी बातें एक जिम्मेवार पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने की है। बिल्कुल बेबुनियाद और तथ्यहीन सी बातें ये मुख्यमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कही है। उनकी पिछले दिन से मैं कई दिनों से देख रहा हूं, जैसे बिल्कुल दिमागी तौर पे कोई व्यक्ति असंतुलित हो जाए और मन में आए जो बोले, न समय देखे न परिस्थिति देखे, एक बौखलाहट, एक निराशा, एक हताशा उनके बयानों से साफ तौर पर नजर आती है। और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। प्रसंग राज्यसभा चुनाव का बेशक होगा, लेकिन मैं आपको पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूंगा जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन राजस्थान की जनता इसको विस्मृत नहीं कर दे, इसके लिए आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। आपको सबको ध्यान है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 सीटें कम। लेकिन उस चुनाव का जो प्रचार अभियान था 2 लोगों पर केंद्रित था। राजस्थान में मौजूदा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आगमन अंध आदमी बता देगा कि उनका यहाँ की राजनीति में इस रूप में आगमन, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में रहते थे, केंद्र में मंत्री रहे और यहाँ पर उनका आगमन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ था। और कांग्रेस पार्टी को भी जनता ने सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। मैं नहीं, ये चुनाव के आंकड़े कहते हैं। अशोक गहलोत जी क्योंकि बहुत पुराने लंबे अरसे से नेहरू गांधी खानदान के दरबार के अहम किरदार हैं, उनके अपने संबंध हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की बाजी मारने में सफल रहे। राजस्थान बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की राजनीति देश की राजनीति में अहमियत रखती है। राजस्थान के संसाधन भी बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी के काम आते रहे हैं, आवभगत करने में भी, और बहुत अरसे तक आप सब लोगों को ध्यान है। मैं यदि आज बात करूंगा तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने से लेके इंदिरा गांधी के जमाने तक गड़े हुए खजाने को निकालने से लेके, तो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए सोने की खान रहा है और कांग्रेस पार्टी के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने के लिए अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार की हमेशा बड़ी भूमिका रही। लेकिन जिस दिन से सरकार गठित हुई, आपको अच्छे से ध्यान होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था राज्यपाल भवन में, राजभवन में। वहां पर नारे किस किस्म से लगे थे आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। सरकार के अंतर्कलह की विग्रह की शुरुआत वहीं से होती है। मंत्रिमंडल के गठन में झगड़ा हुआ, सचिवालय में कमरों के लिए झगड़ा हुआ और पिछले 1.5 साल से ये सरकार अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की, झगड़े की शिकार रही।
1.5 वर्ष में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया, और उसी की बानगी है कि 1.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा विश्वेंद्र सिंह जी को कि अपनी सरकार को घेरो। कभी भी भरत सिंह जी कुंदनपुर को नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी लिखो मंत्री के खिलाफ। हमने कभी हेमाराम जी को नहीं कहा कि सदन में खड़े होकर वीआरएस मांग लो। हमने कभी वीरेंद्र सिंह को नहीं कहा कि अपने मंत्री पर ये आक्षेप लगा लो और ये कहो कि शायद हमारी विदाई तय होगी। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मैं सारे प्रसंगों में नहीं जाना, लेकिन ये स्पेसिफिक तौर पर ये चीजें सामने दिखती हैं। सचिन पायलट जी ने सरकार के खिलाफ कब कब क्या कहा, ये झुंझुनू की सभा के दौरान भी, मंडावा के उपचुनाव में, कोटा में बच्चों की मौत पर। और इसलिए जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों से जो अनर्गल बयानबाजी की, तो राजस्थानी में कहावत है, झगड़ा मोटियार और लुगाई का, दोस्त पड़ोसी का। इस किस्म से लड़ाई है इनकी, और इस लड़ाई के चलते जब इस तरीके का अंतर्विरोध था, उस वो 99 की सरकार कैसे बनी? पूरी की पूरी पार्टी बीएसपी, मायावती जी के ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा। 6 के लोगों को मर्ज कर लिया। संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, मर्यादाएं कहां चली गई? 2008 की सरकार थी, उसकी पृष्ठभूमि भी यही थी। तो ये बता दें कि उनसे कब और क्या डील हुई। इस सरकार के दौरान भी जितने निर्दलीय और बीएसपी के लोग थे, पूरी बीएसपी को अब मर्ज किया, इंडिपेंडेंट को एसोसिएट बनाया। तो सरकार तो बिल्कुल मार्जिन पे थी। अंतर्कलह आज भी है और मार्जिन पे आज भी है। जिस तरीके के बहुमत का दावा करते हैं, वो सड़कों पर साफ तौर पर दिखता है। जो रिएक्शन आती है इनकी सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की। इसलिए कमजोर, नाकारा और वित्तीय संसाधन केंद्र को उपलब्ध नहीं कराने की हताशा, क्योंकि ऊपर उनके काकाजी बैठे हैं। 55 वर्षों की लूट और झूठ तो कांग्रेस ने राजस्थान में कर ली होगी, लेकिन अब उनको ये अवसर नहीं मिलेगा। इस बात से आशंकित हैं। यदि इनके कच्चे चीथे खोले जाएं, तो इन्होंने तो कोरोना को भी नहीं बख्शा, जिसमें भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया हो। ये चीजें समय के हिसाब से सामने आएंगी, लेकिन कदाचित ये भी लगता है कि कई बार चोर अपनी पाल पहले बांधता है, अपने बचाव की पहले सोचता है, दूसरे पर आरोप लगा के अपने आप को पाक साफ और साहूकार साबित करता है। उनके बयानों से यह साफ लगता है कि चोर की दाढ़ी में इनका जरूर है। दूसरा मेरी आपत्ति है, आपने बीजेपी पर आरोप लगाया, आपने मोदी जी और अमित शाह जी का नाम लिया, आप में भी ईमान है, हिम्मत है, आपने राजनीति की सब मर्यादाएं लांघी हैं, और यदि आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे तो अभी तक तो हमने सिर्फ सुना है। हमारे सामने भी आपने तो बेचारे निर्दलीय विधायकों को, बीएसपी के उन लोगों को, छोटी पार्टियों को डराने के लिए एसीबी का, एसओजी का डर दिखा दिया। लेकिन आपने जो आरोप लगाए, आपने ईमान बचा तो आरोप बताएं, जनता के सामने उजागर करें। एक बार सुना, 2 बार सुना, लेकिन बार बार नहीं सुनेंगे। हमारे लिए भी आपने जिस तरीके की मानहानि की है, हमारे लिए भी कानूनी रास्ते खुले हैं। तीसरी बात, इस बात को कैसे साबित करेंगे? खुद कह रहे हैं इस बात को। एक तरफ तो कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, विधायक बिकाऊ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कीमत भी वही बताते हैं। अशोक गहलोत जी, ये बताइए कि कौन से विधायक बिकाऊ हैं? उन विधायकों की भी मानहानि आपने शब्दों के जरिए की है। राजस्थान का कोई विधायक बिकाऊ नहीं, आपने उनकी कीमत तय कर दी, और उस
कीमत का, उस बात का कोई आधार नहीं। इसलिए किया 1.5 वर्ष की नाकारा सरकार की नाकामियों को ढकने के लिए, कोरोना के प्रबंधन में फेल होने से बचने के लिए, और जनता के जो कोरोना के बाद के, आफ्टर कोरोना के जो बुनियादी मुद्दे थे उनसे समाधान से ध्यान भटकाने के लिए। यदि आप में इतनी गैरत होती तो कितने दिन से कितने बेरोजगार आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट पे, जिनका इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट नहीं आया। राजस्थान की जनता बिजली के बिलों की माफी की बात करती है, उनके बारे में आपने, आपके खुद के बड़े महबूब नेता ने कर्जा माफी की बात की, लेकिन पिछले दिनों की मैं देख रहा हूं घटनाक्रम कि अभी भी किसान कर्जे के कारण तंग होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं। अपराध संख्या में कम हो गए, लेकिन अपराधों की संगीन होने की ये ग्रेविटी कम नहीं हुई है। पिछले इस 2-1.5 महीने के कालखंड में 70 दिन में लगभग 10 से ज्यादा, 1 दर्जन से भी ज्यादा गैंगरेप की घटनाएं हुई। जयपुर की राजधानी में सरेआम किस तरीके से किसी व्यापारी को लूट कर उसको मार दिया जाता है, इसका जवाब आपके पास है क्या? एक लंबी फहरिस्त है सरकार की विफलता की। ये जिस लोकतंत्र की दुहाई की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा था इनके सुरजेवाला ने की और बाकी सब लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वो भूल जाते हैं कि उन्हीं इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में आप सदस्य थे जिन्होंने आपातकाल देश में लगाया। देश के राजनीतिक नक्शे में इस तरीके का उदाहरण एक ही है जब आपातकाल लगा। आपातकाल लगाना लोकतंत्र की मर्यादा के भीतर शामिल है या संविधान में शामिल है? इसी तरीके से आज उनको डर लगता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि इसी तरीके से बीजेपी की सरकार होती और दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो कब का वो बर्खास्त कर चुके होते। ऐसा काम एक बार नहीं, आर्टिकल 356 को 93 टाइम्स, 93 बार कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करके उसको किया। इसलिए जिस तरीके के आरोप, अलग बुनियाद आरोप, अब वो पूछते हैं कि हमने दूसरा उम्मीदवार खड़ा क्यों किया, ये अपवाद है क्या? देश में कभी घटित नहीं हुआ क्या? इसकी जगह हमने एक साधारण से कार्यकर्ता को खड़ा किया। हमारी सीधी सी गणित है, जो आप कह रहे वही हम कह रहे हैं। वो कह रहे हम 2 सीटें जीतेंगे, एक बीजेपी जीतेगी। हमने कब कहा कि तीनों हम जीतेंगे, 2 वो जीतेंगे, 1 हम जीतेंगे। लेकिन हमारी अपनी गणित है कि 51 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के हम अपने उम्मीदवार राजेंद्र गहलोत को देंगे, 24 वोट स्पेयर है वो हम अपने। आपके पेट में दर्द क्यों है जी? आप में कमजोरी है? मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आप अपने लोगों का भरोसा खो चुके। आप मध्य प्रदेश की, गुजरात की बात करते हो तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया वो बिक कर नहीं आए। इस की उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, और इसी कांग्रेस पार्टी के भीतर ऐसे 2 दर्जन से भी ज्यादा नेता हैं जिनको अशोक गहलोत जी ने अपमानित करके कोने में बैठा रखा। लेकिन इंडिपेंडेंट से वो स्वतंत्र हैं। जब आप दावा करते हो कि हमारे बागी हैं, तो हमारे बागी नहीं है। जो दूसरी छोटी पार्टियां, क्या वो किसी का समर्थन नहीं कर सकती? लेकिन आपको डर है, आपको डर है कि इस तरीके से लोगों को डराकर, बाड़े में बंद करके, यदि आपको डर नहीं होता, आप पाक साफ होते, बेफिक्र होते, ईमान पर होते। आपने बड़ा हास्यास्पद सा परसों एक निर्णय लिया, पुलिस महानिदेशक की तरफ से एक आदेश पारित हुआ कि सीमाएं सील की जाती, चेकपोस्ट लगा दी गई, टोल नाकों पर जांच होगी। किस लिए? कोरोना। और मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कोरोना था, इसका भय था।
फिर चलिए छोड़िए, आपने ये भी कर दिया, 1 घंटे बाद वापस भी उसमें का आंशिक संशोधन करते आवागमन को नियंत्रित करेंगे। कौन से आवागमन को? फिर आप बाड़े में ले गए 10 दिन पहले। ये सारी इस बात को, शंकाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके के वो राजनेता हैं, जैसी वो राजनीति करते हैं, उस राजनीति में जो समझ पाया मैं कारण, पहला कारण मुद्दों से विफलता से ध्यान बटाने के लिए बीजेपी पर इल्जाम। दूसरा, आलाकमान की नजरों में कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह बचा दिया, आप लोग भी परेशान, जनता भी सुन रही है, वो बेचारे जो वोट जहां भी देने वाले वो भी परेशान, लेने वाले भी, देने वाले भी। लेकिन आलाकमान की नजर में अपने आप को ऐसा वॉरियर साबित कर देंगे कि अशोक गहलोत कुशल प्रबंधन ने और बीजेपी के सेंधमारी को विफल किया। ये आएगा अखबार में हो गए। लेकिन ये दूसरा कारण है। तीसरा, जिससे तकलीफ है, उप मुख्यमंत्री से जिससे झगड़ा है, जिससे अदावत है, हमारी नहीं है, उनकी अपनी है, उसके प्रमाण है। और उनको बदनाम करने में, सफल होने में, आलाकमान को ये बताने में, इस सारे विग्रह का कारण ये उप मुख्यमंत्री है। अपने घर में तो फैसला कर लेते। मैं देख रहा था कल से ही कि इनके जिम्मेवार लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फोन नहीं आया, कोई ऑफर नहीं आई। वो जो बयान देने वाले लोग हैं, आपने ही छापा किसी ने, वो जो बयान देने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे पास कोई ऑफर नहीं आई, बीजेपी से कोई फोन नहीं आया। तो अशोक गहलोत जी ने ये फोन कोई अंतरिक्ष से करवाए क्या? आप में, आपके दिमाग में भी शक पैदा होता यदि दूसरा उम्मीदवार कोई टाटा, अंबानी, डालमिया, बजाज होता, बिरला होता, तो आप फट से कह देते बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। हमने तो ऐसे कार्यकर्ता को खड़ा किया है कि जो ऑटो का किराया खुद जेब से देता, एक सामान्य सा कार्यकर्ता, उनसे उम्मीद कर सकते हो। लेकिन ये अनावश्यक और अनर्गल किस्म की बयानबाजी, इससे सिर्फ राजस्थान का माहौल खराब करना, राजस्थान की बदनामी करना, और इसका सिर्फ कोई दोषी है तो अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको, जैसे मैंने कहा, इसका कोई आधार है तो वो पेश करें, लेकिन इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी, इसकी इंतहा हो गई है, ये मर्यादा से बाहर हो गई है। 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस, ये जो शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं, आपने और हमने बहुत पहले सुना था स्कूल के जमाने में कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इसका आविष्कार भी कांग्रेस पार्टी ने किया। इस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उस भ्रष्टाचार के कारण इनके कई नेता अभी भी जेल में बैठे हैं या जमानत पे हैं। वो प्रमाण है उसका, बीजेपी के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन उस बात का प्रमाण साफ दिखता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो अशोक गहलोत जी मोदी जी के, बीजेपी के, अमित शाह जी के फोबिया से ग्रस्त हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छी जगह काउंसलिंग करनी चाहिए, कोरोना की एडवाइजरी का पालन करना चाहिए, योग करना चाहिए, अच्छे चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। और जो अभी उन्होंने कहा है, मुझे लगता है जिस तरीके का पॉलिटिकल वायरस उन्होंने अपने शब्दों से छोड़ा है, वो राजस्थान की राजनीति के लिए तो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी समय है, और समय रहते शब्दों की भी मर्यादा रखें, राजस्थान की जनता को भ्रमित नहीं करें, उनको उजागर करें, सामने लाएं। हम भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इतना पैसा किस जरिए कहाँ जा रहा है, तो पुराना हिसाब किताब तो नहीं देंगे। मुझे लगता है
उनसे पूछूं, एक विधायक के नाते कोई उनको 35 करोड़ ऑफर दे तो क्या वो बिकने के लिए तैयार होंगे? खुद कह लो जी। फिर वो क्यों किसी विधायक की कीमत लगाए? जैसे मैंने कहा कि मेरी तरफ से उनको खुली चुनौती है, आरोप साबित करें, नहीं तो कानूनी रास्ते हमारे लिए भी खुले।